निकट भविष्य में एक विशाल सौर ज्वाला ओजोन परत को नष्ट कर देती है और पृथ्वी को एक निर्जन बंजर भूमि में बदल देती है। दुनिया भर में चरम मौसम घटनाएं होती है और सभी जीव सूर्य की पराबैंगनी किरणों से झुलस जाते हैं यदि वे छाया में न रहे। ज्वाला के 15 साल बाद इंजीनियर फिंच अपने रोबोट साथी ड्वे के साथ सामान की तलाश में बाहर निकलता है। यूवी किरणों से बचने के लिए वह एक विशेष सूट पहनता है जो उसके पूरे शरीर की रक्षा करता है और उसे चेतावनी देता है जब विकिरण स्तर अतिरिक्त उच्च हो। फिंच एक छोटा सा गीत गाते हुए यह जोड़ी एक दुकान के चारों ओर घूमती है और कुछ भी जो पा सकती है उसे उठा लेती है, जिसमें कुत्ते का भोजन भी शामिल है। फर्श पर ढेर सारी लाशें हैं, लेकिन वे उन्हें अनदेखा कर देते हैं। एक बार काम खत्म होने पर फिंच भवन को चिह्नित करता है ताकि भविष्य में वह जान सके कि उसने इसे खाली कर दिया है। उसके बाद फिंच ट्रक पर चढ़ता है और अपने नक्शे का उपयोग करके एक परित्यक्त शहर से होकर गुजरता है जो अब रेत से ढका हुआ है। आसपास कोई लोग नहीं है, इसलिए फिंच को ट्रक से कारों को धक्का देकर हटाने में कोई आपत्ति नहीं होती। अचानक फिंच का सूट उसे एक विशाल तूफान के आगमन की चेतावनी देता है, इसलिए वह जितनी तेजी से संभव हो सके भागने की कोशिश करता है। कई कारों से टकराने के बाद वह शहर से ठीक समय पर भाग जाता है। जल्द ही वह अपनी भूमिगत प्रयोगशाला पहुंच जाता है, जो पहले उस कंपनी का था जहां वह स्पेस एनर्जी पर काम करता था। तूफान करीब आ रहा है, लेकिन फिंच ड्वे को खींचता है और इमारत में प्रवेश करने से पहले वे उड़ न जाए, इसके लिए तेजी से चलता है। एक बार सुरक्षित होने पर फिंच अपने सूट और ड्वे को गहराई से साफ करता है। फिर वह नहाने जाता है। अचानक वह खांसने लगता है, जो प्रकट करता है कि वह धीरे धीरे मर रहा है, क्योंकि उसे सारी विकिरण के कारण एक्सपोजर हो चुका है। सब कुछ सुरक्षित रूप से साफ होने के बाद फिंच उस क्षेत्र में प्रवेश करता है जिसे उसने अपार्टमेंट में बदल दिया है और उसके कुत्ते गुडेर द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। ढेर सारी गले लगाने और चुंबनों के बाद गुडेर वह कुत्ते का भोजन खाता है जो फिंच ने पाया था, लेकिन फिंच खुद केवल एक ड्रिंक लेता है क्योंकि उसके सप्लाई कम पड़ रहे हैं। वह आज की लूट को फ्रिज में रखता है और एक आड़ू की कैन को घूरने से खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन खुद को याद दिलाता है कि इसे किसी विशेष क्षण के लिए बचाना है। उसके बाद फिंच अपने मुख्य प्रोजेक्ट पर काम करता है, एक मानवाकार रोबोट बनाना जो उसके जाने के बाद गुडेर की देखभाल करेगा। एक रोबोट आम लाइब्रेरी से सभी किताबें पकड़ लेता है और उन्हें स्कैनर में डाल देता है, जो सभी ज्ञान को फिंच द्वारा रोबोट के दिमाग के लिए उपयोग की जाने वाली डेटाबेस में अपलोड करता है। वह केवल गुडेर के लिए गेंद फेंकने के लिए रुकता है, जो खुशी से उसे वापस लाता है। शाम को बाद में फिंच विकिरण पर एक किताब पढ़ता है और उदास हो जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसके पास कितना कम समय बचा है। सोने के बजाय वह रोबोट को पूरा करने के लिए काम जारी रखने का फैसला करता है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वह सिर के साथ लगभग खत्म हो चुका है और आंखें गायब हैं। इसीलिए वह ड्वे को ले लेता है और वादा करता है कि बाद में उन्हें बदल देगा। जब वह रोबोट को सक्रिय करता है तो ये बोलने में सक्षम नहीं है, लेकिन जब फिंच सवाल पूछता है तो ये सिर हिला सकता है। फिंच बेहद उत्साहित होता है और तुरंत भाषण समस्या को ठीक करने पर काम करता है, जो रोबोट को आखिरकार बोलने की अनुमति देता है और गुडियर को उस पर भौंकने का कारण बनता है। रोबोट जेफ नाम चुनता है और साबित करता है कि उसे फिंच द्वारा स्कैन की गई किताबों से ढेर सारे यादृच्छिक तथ्य पता है, लेकिन उसे फिंच द्वारा प्रोग्राम किए गए निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है, जैसे मनुष्यों को नुकसान न पहुंचाना। सबसे महत्वपूर्ण चौथा निर्देश है, जो कहता है कि उसे फिंच के जाने के बाद गुडियर की रक्षा करनी है। अचानक भवन में बिजली चली जाती है। फिंच को बाहर जाकर विंड टरबाइन को फिर से चालू करना पड़ता है, जबकि जेफ गुडियर से चैट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता जेफ के पैरों पर पेशाब कर देता है।
उस पल फिंच एक विशाल तूफान के आगमन को नोटिस करता है, इसलिए वह अंदर भागता है और जेफ को मौसम स्टेशन से जोड़ता है। पता चलता है कि अगले 24 घंटों में 4 अलग अलग तूफान आएंगे और 40 दिनों तक चलने वाले एक सुपर टॉर्म में टकरा जाएंगे। ऐसी आपदा का सामना करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए फिंच फैसला करता है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। आखिरकार अपनी आड़ू की कैन खाते हुए और अपनी बहते नाक को नजरअंदाज करते हुए वह अपने नक्शे को देखता है और नोटिस करता है कि उनका एकमात्र मौका पश्चिम की ओर सैन फ्रांसिस्को जाना है। फिर वह जेफ के पूरे शरीर को बनाने का काम खत्म करता है और ट्रांसफर रेट को बढ़ाता है, जो आदर्श नहीं है क्योंकि डेटा केवल 72% पर होगा। लेकिन उनके पास समय समाप्त हो चुका है। रोबोट बॉडी को सिर से जोड़ा जाता है और जेफ सफलतापूर्वक खड़ा हो जाता है। फिंच उसे चलना सिखाता है, जो गुडईयर को और भौंकने का कारण बनता है। थोड़ा गिरना होता है, लेकिन जल्द ही जेफ को इसकी आदत हो जाती है। उसके बाद फिंच सब कुछ पैक करता है जो उन्हें जरूरत पड़ सकती है, लेकिन वह अपनी पोस्ट कार्ड संग्रह को भी साथ ले जाता है। द्वे चीजों से टकराता रहता है, इसलिए फिंच उसे नई आंखें देने के लिए सिक्योरिटी कैमरा का उपयोग करता है। फिर समूह आरवी में चढ़ता है और आखिरकार रवाना होता है। यात्रा के दौरान वे देखते हैं कि उनके आसपास हर जगह अब रेगिस्तान है और फिंच उन्हें जंगली फूलों और मधुमक्खियों के दिनों के बारे में बताता है। जेफ के सिर के अंदर एक ढीला टुकड़ा है, इसलिए जब वे अंततः एक नए शहर पहुंचते हैं, फिंच उसे ठीक करने के लिए रुकता है। फिंच काम करते हुए जेफ पोस्टकार्ड संग्रह को देखता है और नोटिस करता है कि फिंच सैन फ्रांसिस्को वाला एक विशेष स्थान पर रखता है, जो उसके चाचा द्वारा भेजा गया था। जेफ को सिडनी वाला पसंद आता है और वह वहां जाना चाहता है, लेकिन चूंकि यह बहुत दूर है, वह गोल्डन गेट देखने के लिए उत्साहित होने पर सहमत हो जाता है। मरम्मत होने के बाद फिंच घोषणा करता है कि वे सामान की तलाश में बाहर जाएंगे और ड्वे निराश होता है जब उसे पता चलता है कि फिंच इस बार जेफ को ले जाएगा। जैसे ही वे सड़क पर चलते हैं, फिंच जेफ को स्कैवेंजिंग की मूल बातें सिखाता है और अंततः वे एक मूवी थिएटर पाते हैं। दरवाजा चेन से बंद है, लेकिन सौभाग्य से जेफ इतना मजबूत है कि वह दरवाजा खींचकर ही निकाल देता है। अंदर जेफ खुद को आईने में देखकर आश्चर्यचकित होता है और फिंच को एक पॉपकॉर्न की थैली मिलने पर उत्साहित होता है। वह इसे बाहर ले जाता है और जेफ को दिखाता है कि सूरज इतना तेज है कि यह कुछ ही सेकंड में सारा कॉर्न फोड़ देता है। उनकी छोटी सी मस्ती के क्षण को आधित किया जाता है जब वे तूफान को खुद की ओर आते देखते हैं। वे तुरंत आरवी में लौटते हैं और शहर से बाहर निकलते हैं, लेकिन तूफान उन्हें पकड़ने वाला है। उनका एकमात्र विकल्प आश्रय ढूंढना है, इसलिए फिंच जेफ से मदद मांगता है ताकि आरवी को तारों से बांध सके। फिंच अपनी बीमारी के कारण जल्दी थक जाता है, इसलिए जेफ उसे अंदर भेज देता है जबकि वह काम खत्म करता है। गुडेयर को एक कैबिनेट में भेज दिया जाता है और फिंच सभी खिड़कियां ढक लेता है, इससे पहले कि जेफ को बुलाए, जो आखिरी तार लगाता है और तूफान के वाहन को मारने से ठीक पहले आरवी में दौड़ता है। तूफान के आरवी को मारने पर यह पागलों की तरह हिलता है और फिंच और जेफ फर्नीचर से चिपकने की पूरी कोशिश करते हैं, जबकि सभी तार एक एक करके टूटने लगते हैं जब तक कि केवल एक न बचे। कई मिनटों तक हिलने के बाद तूफान चला जाता है और समूह बाहर आता है। फिंच नोटिस करता है कि आखिरी खड़ा तार वही था जो जेफ ने अपनी ताकत से लगाया था, लेकिन वह एक टायर के नष्ट हो जाने की खोज भी करता है। उनके पास एक स्पेयर टायर है और जेफ अपनी ताकत से आरवी को उठा सकता है ताकि फिंच इसे बदल सके। समूह उस स्थान पर रात बिताता है ताकि शांति से आराम कर सके और अगली सुबह वे सोलर पैनल खोलते हैं ताकि आगे बढ़ सके। जेफ गुडईयर की भौंकने की नकल करता है, सोचता है कि वह कुत्ते की भाषा सीख सकता है, इसलिए फिंच उसे समझाता है कि गुडईयर को उस पर भरोसा करने में समय लगेगा। बाद में जब वे फिर से सड़क पर होते हैं, जेफ पूछता है, विश्वास आखिर होता क्या है?
फिंच इतनी जटिल चीज को समझाने नहीं जानता, इसलिए इसके बजाय वह एक कहानी साझा करता है। अपनी पहली नौकरी में उसे एक बुरे कामगारों की टीम में डाल दिया गया था प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए। फिंच ने अकेले एक सॉफ्टवेयर समस्या हल की, लेकिन बाद में पूरे टीम को श्रेय दिया, जिससे उनका विश्वास जीता। हालांकि जेस कहानी नहीं समझता और कहता है कि फिंच की समस्या यही थी कि उसने उन पर विश्वास नहीं किया था। बातचीत को बाधित किया जाता है जब फिंच बादलों की तरह खांसने लगता है, इसलिए वह सड़क किनारे एक रेस्तरां में रुकता है ताकि ब्रेक ले सके। वह आरवी को छाया के लिए प्रवेश द्वार के पास पार्क करता है और सूट के बिना रेस्तरां में दौड़ता है, केवल खून खांसने लगता है। अचानक उसे भौंकने की आवाज सुनाई देती है और पता चलता है कि गुडेयर जेफ द्वारा बाहर ले जाने से इनकार कर रहा है। इसलिए फिंच को पट्टा पकड़ना पड़ता है और कुत्ते को रेस्तरां में लाता है। उसके बाद जेफ को आरवी की रखवाली करने को कहता है, जबकि फिंच गुडेयर के साथ एक प्यारा क्षण बिताने की कोशिश करता है। जेफ आरवी चलाना सीखने की कोशिश करता है। वह कुछ संगीत चलाने में सफल होता है और फिर वह इसे चलाने की कोशिश करता है, केवल एक कार से टकरा जाता है। फिंच इसे नोटिस करता है और बाहर दौड़ता है, इसलिए गुडियर भी उसके पीछे जाता है और लगभग सूरज के नीचे कदम रख देता है। सौभाग्य से फिंच उसे ठीक समय पर रोक लेता है। फिर फिंच जेफ को उसके कार्यों के लिए डांटता है और उसे आरवी वापस लाने को कहता है, लेकिन जेफ रेस्तरां के कॉलम से टकरा जाता है। क्रोधित होकर फिंच अपना हाथ कुछ सेकंड के लिए सूर्य की रोशनी के नीचे रखता है ताकि दिखा सके कि यह कितनी बुरी तरह जलाता है। वह जेस पर चिल्लाता भी है, उसे बड़ा होने को कहता है और याद दिलाता है कि उसकी प्राथमिकता गुडेयर की देखभाल करना है। सड़क पर लौटने के बाद फिंच नोटिस करता है कि जेफ उदास और शांत है, इसलिए वह उसे मौका देने का फैसला करता है और उसे ठीक से ड्राइविंग सिखाता है। शुरू में जेफ काफी असहज होता है और कुछ चट्टानी संरचनाओं से टकराता है, लेकिन जल्द ही वह आत्मविश्वास से चलाने लगता है। जब रात होती है, वह कैंप करने के लिए रुकते हैं और उत्तरी लाइट्स देखते हैं, जो अब आसानी से दिखाई देती हैं क्योंकि ओजोन परत नहीं है। जेफ सोचता है कि वे रात में क्यों नहीं चलते, इसलिए फिंच समझाता है कि यह खतरनाक है क्योंकि भूखे लोग छायाओं से हमला करते हैं। अगली सुबह जेफ गुडेयर की भौंक सुनता है और फिंच की जांच करने दौड़ता है, जो उल्टी कर रहा है और बहुत कांप रहा है। जेफ उसकी देखभाल करता है और उसे आराम करने देता है, जबकि वह ड्राइविंग जारी रखता है। अंततः वे एक और शहर पहुंच जाते हैं, इसलिए जेफ गुडेयर से फिंच के साथ रहने को कहता है, जबकि वह और ड्वे स्कैवेंजिंग के लिए जाते हैं। वे एक अस्पताल में प्रवेश करते हैं और चारों ओर देखते हैं, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए जेफ ड्वे से प्रवेश द्वार की रखवाली करने को कहता है, जबकि वह ऊपर तलाशी लेता है। दोनों को छायाओं से किसी के देखने का नोटिस नहीं होता। जेफ को कुछ दवाइयां और एक जैकेट मिल जाती है, जिसे वह पहन लेता है। वह एक कैबिनेट भी खोलता है जो उपयोगी सामान से भरा है। नीचे ड्वे को कुछ भोजन मिलता है, लेकिन जब वह इसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वह एक बेयर ट्रैप में फंस जाता है, जो उसे तुरंत नष्ट कर देता है। इस बीच फिंच जागता है और पता चलता है कि उसके रोबोट चले गए हैं। वह अनुमान लगा सकता है कि वे मुश्किल में हैं, इसीलिए अपनी कमजोर स्थिति में भी वह सूट पहनता है और उनके पीछे जाता है। ड्वे को ऐसी खराब हालत में पाकर वह टूट जाता है और उसके दुख को रोकने के लिए उसे बंद कर देता है। फिर वह किसी के घूमने को नोटिस करता है और हमला करने को तैयार हो जाता है, लेकिन यह केवल जेफ है अपनी नई कोट में। फिंच उसे डांटता है कि वह इस जगह को ट्रैप न बता सका। फिर वे दौड़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें पास से शोर सुनाई देते हैं। सीढ़ियों पर फिंच खांसने लगता है और घुटनों पर गिर जाता है, लेकिन शोर करीब आते सुनकर जेफ उसे उठाता है और वे इमारत से बाहर भागते हैं। जैसे ही वे आरवी पहुंचते हैं, वे तुरंत तेज गति से ड्राइव करते हैं, एक कार को नोटिस किए बिना जो उनका पीछा कर रही है। घंटों बाद रात होने पर फिंच आखिरकार कार को उनका पीछा करते देखता है। चूंकि जेफ ड्राइव कर रहा है और अंधेरे में देख सकता है, हेडलाइट्स बंद कर देते हैं।
लेकिन कार अभी भी उनका पीछा कर रही है। अगला, वे स्पीड बढ़ाते हैं और फिंच एक अंडरपास को आगे नोटिस करता है, इसलिए वह आरवी को सड़क से हटाकर चलाता है। जेफ समझाने की कोशिश करता है कि आरवी की ऊंचाई अंडरपास से ज्यादा है, लेकिन फिंच घबरा गया है और आरवी को उसके नीचे छिपाने के लिए चलाता रहता है। दुख की बात है, जेफ सरी है और अंडरपास आरवी के सोलर पैनल को नष्ट कर देता है, इसलिए जेफ को अपनी ताकत से आरवी को पूरी तरह छिपा देने के लिए धक्का देना पड़ता है। समूह तनावपूर्ण इंतजार करता है जब कार गुजरती है और जेफ पता लगाता है कि फिंच के पास आत्मरक्षा के लिए एक बंदूक है। सौभाग्य से कार चली जाती है और फिंच बाहर आकर नुकसान देखता है, खुद को दोषी ठहराता है। चूंकि वह इसे ठीक नहीं कर सकता, वह सुनिश्चित है कि वह सैन फ्रांसिस्को नहीं पहुंच पाएंगे। और जब जेफ उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, फिंच झल्ला जाता है और चिल्लाता है। जेफ हार नहीं मानता और फिंच के पीछे आरवी में जाता है ताकि उसे बताए कि वह उस पर विश्वास करता है, जिससे फिंच एक कहानी के साथ जवाब देता है। सौर ज्वाला के होने के बाद लोग जीवित रहना सीख ही रहे थे। फिंच एक सुपरमार्केट में घुसा था और केवल एक नूडल्स की थैली मिली, लेकिन जल्द ही उसने एक माँ और बेटी को काट से भरा हुआ देखा। लड़की के हाथ में बंदूक थी और माँ उसे याद दिलाती रहती है कि किसी को देखा तो गोली मार देना। गोली लगने के डर से फिंच छिपा रहा। उस पल एक पागल आदमी शॉटगन के साथ आया और जोड़े की चीजें मांगने लगा, इसलिए माँ ने खुद की रक्षा करने की कोशिश की। संघर्ष के बीच आदमी ने कई बार गोली चलाई और जब तक फिंच बाहर आया, माँ और बेटी दोनों मर चुकी थी। हालांकि उसने शोर सुना और लड़की के बैकपैक की जांच की, केवल एक डरी हुई छोटी पप्पी को पाया। उस दिन फिंच ने वुडडायर को गोद लिया और वादा किया कि वह उसकी रक्षा किसी भी कीमत पर करेगा। यही वह दिन था जब उसने किसी पर विश्वास न करने की सीख ली। अगली सुबह फिंच आराम करता है जबकि जेफ ड्राइविंग जारी रखता है। जेफ पोस्टकार्ड्स भी जांचता है और पता लगाता है कि सैन फ्रांसिस्को वाला चाचा द्वारा नहीं बल्कि डैड द्वारा साइन किया गया है और बाकी के पीछे कुछ नहीं है। अचानक कंप्यूटर घोषणा करता है कि यहाँ यूवी क्रिटिकल नहीं है और आरवी एक तितली से टकराता है। कंफ्यूज होकर जेफ वाहन रोकता है और फिंच को जगाकर दिखाता है कि क्या हुआ। सदमे में फिंच अपना हाथ बाहर निकालता है, लेकिन यह जलता नहीं। वह तुरंत बाहर आता है और सूर्य की गर्माहट का आनंद लेने लगता है। जेफ पूछता है कि फिंच ने पीस्ट गार्ड के बारे में झूठ क्यों बोला, इसलिए फिंच एक नई कहानी साझा करता है। जब वह बच्चा था, उसकी माँ ने बताया कि उसके पिता में वाइकिंग खून है और फिंच जेफ को एक वाइकिंग फ्यूनरल की तस्वीर दिखाता है। उसके पिता फिंच के जन्म से पहले चले गए थे क्योंकि वह एक इंजीनियर था जो ब्रिज बनाता था और कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बहुत यात्रा करता था। फिंच को उसके साथ कभी संपर्क नहीं हुआ जब तक कि उसके 15वें जन्मदिन पर उसे अचानक पोस्टकार्ड न मिला।